प्रमुख रूप से मानता हूं कि जो जिसको आप माइनॉरिटी कहते हैं वैसे माइनॉरिटी नहीं है, उसको मैं सेकंड मेजॉरिटी कहता हूं, और उसे अपने मस्तिष्क को स्पष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान मांगने के लिए कोई हिंदू नहीं गया था जी। आप 1946 का डेटा उठा करके देख लें साहब, एक ही मुद्दा था, पाकिस्तान बनना चाहिए या नहीं। 95 मैं रिकॉर्ड्स की बात कर रहा हूं, 95.5% अफगानिस्तान बटा, पाकिस्तान बटा, बांग्लादेश बटा, कारण तो एक ही था ना, मजहब। ये एनजीओ का ऑर्गेनाइजेशन है, इससे ज्यादा और क्या है? एनजीओ के अलावा और क्या है आम आदमी पार्टी? तो ये एनजीओ वाले धीरे धीरे स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव। आज की वार्ता बहुत ही विशेष है और इस वार्ता को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि हमारे एक्सपोज टाइम्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। लाइक करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। आज की वार्ता है राजनीति से जुड़ी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के साथ ही 3 उन राज्यों में भी जीत हासिल की है जहां वो लड़ाई लड़ रही थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी यानी आप की जीत हुई है और इसका जो परिणाम आया है, इस 5 राज्यों का जो परिणाम आया है वो क्या कहता है, उसका आने वाले समय में क्या असर होगा, 2024 के चुनाव को लेके भी कयास लगाए जाने लगे हैं। योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अखिलेश ने जो उम्मीद की थी उस पे पानी फिर चुका है, हालांकि उन्होंने सीट अच्छी दर्ज की है। बसपा की अगर बात करें तो बसपा का सफाया हो चुका है। कांग्रेस पहले भी साफ स्थिति में थी और अभी भी साफ है। तो क्या कहता है ये परिणाम, इस बारे में हम जानकारी लेंगे। इसके लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर उदय शंकर जी को, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर साहब से। उत्तर प्रदेश में जाति वाली जो राजनीति होती है, ये मतलब जब से हम लोग समझ रहे हैं कि चुनाव देख रहे हैं, तब से जातिगत राजनीति सबसे ज्यादा चरम पे रही है उत्तर प्रदेश में खास तौर से। एक तो सवाल ये उठता है कि जो जाति और मजहब की राजनीति सपा करती थी, ये उनको उसका फायदा मिला है। और दूसरी बात कि इस चुनाव में क्या जो जातिगत राजनीति है वो ध्वस्त हुई है। निश्चित तौर पर बताया ना कि जब डिलीवरी पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी जी, आपको अगर महंगाई घटती है तो किसी एक जाति को तो सस्ता सामान नहीं मिलेगा, हर किसी को मिलेगा। नौकरी मिलेगी तो सबको मिलेगा। मकान आप देख लें कि सबको मिला है, भेदभाव नहीं किया गया है कि नहीं नहीं ये फला जाति का है इसे मिलेगा, इस फला जाति का इसे नहीं मिलेगा। तो ये इस चीजों ने जाति के बैरियर को तोड़ा है। निश्चित तौर पर आज आपकी जेब में एक चीज आ चुकी है जिसको आप मोबाइल कहते हैं। हर आदमी अब पलट करके देख ले रहा है कि कितने % मकान डिलीवर हुए, हमारा नंबर कब आएगा, इस चीज को वो महसूस कर रहा है। तो जाति की आवश्यकता सिर्फ देखिए परंपराओं के निर्वहन, शादी विवाह तक ही सीमित है। और वास्तव में देखा जाए तो जातिवाद, जाति बुरा नहीं है, जातिवाद बुरा है। तो जातिवाद फैलाने वाले मंचों से हमारे नेता ही तो हैं जी। आप आदिकाल से इस देश में जातियां आ रही हैं, लेकिन कभी जातीय संघर्ष देखने को तब मिला जब इसका लोकतांत्रिकरण किया गया, जब इसका सत्ता में दुरुपयोग किया गया। वरना जातीय संघर्ष गांव में कहां है? हर जाति के लोग रहते हैं और बड़ी मेल मोहब्बत से रहते हैं। रही बात की आपने मजहब की बात की, तो देखें साहब, मजहब के आधार पर देश का बंटवारा हुआ है, इसलिए मजहब की बात को इतनी जल्दी भुलाया नहीं जा सकता। इसमें मैं खास तौर के प्रमुख रूप से मानता हूं कि जो जिसको आप माइनॉरिटी कहते हैं वैसे माइनॉरिटी नहीं है, उसको मैं सेकंड मेजॉरिटी कहता हूं, और उसे अपने मस्तिष्क को स्पष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान मांगने के लिए कोई हिंदू नहीं गया था जी। और जिसने मांगा वो आज भी उसके वंशज यहां बैठे हुए हैं। ये बातें हिंदुओं के सीने में शूल की तरह चुभती हैं कि आखिर इसकी क्या रेमेडी है। तो लिबरल उनको होना पड़ेगा, वो बताएं कि हाँ हमारे पूर्वजों से गलतियां हुई हैं, इस चीज को वो एडमिट करें, कोई बुरी बात नहीं है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि उनको कोई पाकिस्तान भेज रहा है, लेकिन उनको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे पूर्वजों से ये गलतियां हुई हैं।
जिसका परिणाम आज हमें नफरत के रूप में देखने को मिलता है। कब तक आप झूठे कि नहीं नहीं साहब कौमी यकजहती और हिंदू मुस्लिम एकता। मैं पूछ रहा हूं कि साहब हिंदू मुस्लिम एकता की आप बात करते हैं, किसी दौर में काबुल में भी रामलीला होती थी, सिंध में भी रामलीला होती थी, और आज वहां क्यों नहीं होती है? क्या इस पर कोई जवाब देगा? कौमी यकजहती सिर्फ एक ही वर्ग के लिए है, ऐसा तो नहीं होगा ना, दोनों तरफ से होगा, एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो आपको लाना पड़ेगा, खास करके माइनॉरिटी की यह जिम्मेदारी है, उस मजहब विशेष के लोगों की यह जिम्मेदारी है कि वो विश्वास दिलाएं कि हम उतने ही भारतीय हैं जितने आप हैं। हाँ, हमारे पूर्वजों से गलतियां हुई हैं, इसको हम स्वीकार करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हिंदुस्तान तो वैसे ही समावेशी देश रहा है, सबको अपने साथ मिला के चलता है। वाहिद एक मुल्क है जिसमें मुसलमानों की सभी संप्रदाय, चाहे वो अहमदिया हो, चाहे वो शिया हो, चाहे वो वहाबी हो, चाहे वो देवबंदी हो, सब रहते हैं। आप पाकिस्तान में बताएं, मजहब के नाम पर बटा था वो मुल्क, आज वहां अहमदिया कॉन्स्टिट्यूशनली गैर मुसलमान घोषित किए जा रहे हैं, कर दिए गए हैं, बल्कि ये मैं कहूं वहां शियाओं की मस्जिद में बम फूटता है। ये सवाल मुसलमानों को मुसलमानों से पूछना चाहिए, हिंदुओं से नहीं। वहां बजरंग दल का कार्यकर्ता बम नहीं फोड़ रहा है। आज सीरिया की प्रॉब्लम क्या है वो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इन चीजों को, इन्हीं लोगों को जिसको मैं सेकंड मेजॉरिटी कहता हूं, उनको अपने मुल्लाओं से पूछना पड़ेगा। वो बार बार तकलीद के नाम पर उनको बेवकूफ बनाते हैं, जबकि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है यहीं का है, यहीं पैदा हुआ है, वो अरब से नहीं आया है, वो अरब से नहीं आया है साहब, वो यहीं का रहने वाला है। इसी इलाके में उसके पुरखे पैदा हुए, इसी इलाके में उसके पुरखे दफन हैं, वो बाहर से तो आया नहीं। फिर उसके साथ भेदभाव क्यों होने लगता है? इसके लिए आपको इतिहास में झांकना पड़ेगा। जिना पाकिस्तान में नहीं पैदा हुए थे, जिना हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, और बांट करके चल दिए, और छोड़ किसको गए? एक नफरत की राजनीति बो करके चले गए। तो हिंदू तो हमेशा से समावेशी समाज का जनक रहा है। यहाँ यहूदी भी आपको मिलेगा, यहाँ पारसी भी मिलेगा, यहाँ बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान भी मिलेगा, यहाँ सिख भी मिलेगा, यहाँ सभी धर्मों का बड़ा सम्मान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब आप नफरत की राजनीति की शुरुआत कर देते हैं तो इसका अंत कहाँ होगा ये समझना मुश्किल है। और जिम्मेदारी उस वर्ग को लेनी पड़ेगी कि हाँ, ये कहने से नहीं काम चलेगा कि जिसने बांट दिया वो तो चले गए। आप 1946 का डेटा उठा करके देख लें साहब, एक ही मुद्दा था, पाकिस्तान बनना चाहिए या नहीं। 95 मैं रिकॉर्ड्स की बात कर रहा हूं, 95.5% मुसलमानों ने वोट दिया था कि साहब पाकिस्तान बनना चाहिए, और हिंदुस्तान में 95% लोग रह गए। अब इसको कितना भी नेता कहता रहे, नहीं जो, और सरदार पटेल ने इस चीज को कहा था अपने लखनऊ के भाषण में स्पष्ट रूप से कि एक दिन में मानसिकता नहीं बदलती। आज वही अलीगढ़ जो पाकिस्तान के जन्म में सबसे बड़ी भूमिका अदा कर रहा था, क्या अलीगढ़ के लोगों को यह नहीं पता था कि ये अलीगढ़ तो नहीं जाने वाला है पाकिस्तान में? लेकिन पाकिस्तान के झंडे वहां लगे थे। तो पड़ोस में जो गैर मुसलमान रह रहा है उसको क्या लगेगा कि ये कल पाकिस्तान के लिए वोट भी दे रहे थे और आज अलीगढ़ में बैठे भी हुए हैं। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल पाती। इसके लिए उनको मन साफ करना पड़ेगा, उनको हिंदुओं का विश्वास जीतना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी मुसलमानों की है साहब, ये हिंदुओं की जिम्मेदारी नहीं है। हिंदू ऑलरेडी लूज कर चुका है, तो दर्द उसे है। जी। अफगानिस्तान बटा, पाकिस्तान बटा, बांग्लादेश बटा, कारण तो एक ही था ना, मजहब। जी। किसने बांटा? आप कहते हैं कि साहब बाहर से तो शक आए, हूण आए, कुषाण आए, अंग्रेज आए, मुसलमान भी आए बाहर से, लेकिन बांटने वाला तो एक ही मजहब रहा। ये चीजें स्पष्ट करनी पड़ेंगी, तब जाकर के उसके बाद जो समाज बनेगा वो एक समावेशी समाज बनेगा, और वो भी उतने ही भारतीय हैं जितने कि आप और हम हैं। लेकिन मन को साफ करना पड़ेगा। सर, जो आपने बताया है, ये मजहब वाली चर्चा की है, इस पे हम एक बार फिर आपसे डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन अभी राजनीति पे हम फिर लौटते हैं। जो पंजाब में जो हुआ है, एक ऐसा समय था जब सिखों के साथ कांग्रेस का ही दुर्व्यवहार जग जाहिर था। क्या अत्याचार नहीं हुआ। उसी पंजाब ने कांग्रेस को सत्ता थमा दी, जो अभी खत्म हुई है। उसके बाद आज की डेट में जो उस पार्टी को के हाथ में सत्ता आई, जिन पे ये आरोप लगता है कि ये एंटी नेशनल या एंटी
इंडिया मूवमेंट से भी जुड़े हुए हैं और उन लोगों के टच में बने रहते हैं। तो ऐसा क्या है पंजाबियों में कि उनको सत्ता थमा दे रहे हैं जो जग जाहिर है कि वो एंटी नेशनल हैं? देखें, कुछ चीजों को थोड़ा सा नीचे से समझना पड़ेगा। अभी आपने कहा कि सिखों के साथ अत्याचार हुआ जी। मैं इस शब्द को थोड़ा संशोधित करूंगा, सिखों के साथ अत्याचार नहीं हुआ, सिखों का नरसंहार हुआ। इस बात को समझे आप कि सिखों का नरसंहार हुआ, जलते हुए टायर उनके गलों में डाले गए थे। और उसके बाद कांग्रेस कैसे सत्ता में आ गई। यहाँ पे एक उदाहरण छोटा सा आपके साथ शेयर करूंगा कि 1857 में पूरे उत्तर भारत में अंग्रेजों के खिलाफ एक वातावरण बना था, लेकिन कौन सत्ता में जाएगा ये स्पष्ट नहीं था, नेतृत्व का अभाव था। एग्जैक्टली यही चीज हुई कि जो अकाली दल थी, इसके पहले जो कांग्रेस की सरकार, चन्नी साहब की सरकार थी, उस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा था कि जो अकाली दल बीजेपी की सरकार थी वो इतना ज्यादा बदनाम हो चुकी थी, नशे का पर्याय माना जाने लगा था जी। जिससे बादल परिवार, वो भी एक परिवारवादी पार्टी है, बादल परिवार पूरी तरह से अकंठ डूबा हुआ था। अब कोई था नहीं वहां, तीसरी कोई शक्ति नहीं थी, या तो बादल का परिवार को दें वोट या तो कांग्रेस को दें। तो लोगों ने उससे ऊब करके जो ज्यादा नुकसानदायक है उसको हटा दिया जी। आए कौन? फिर से नुकसान देने वाले। अब आप कह रहे हैं कि साहब आम आदमी पार्टी, अभी भी पंजाब में अकाली दल के वोटों का परसेंटेज आप देख लें, कांग्रेस के वोटों का परसेंटेज आप देख लें, और मैं बता रहा हूं आपसे कि जो आपको लग रहा है कि ये, इसको मैं पार्टी नहीं मानता, मैं ये एनजीओ का संगठन है आम आदमी पार्टी को जी। ये आपको दिख रहा है कि चारों तरफ झाड़ू झाड़ू दिखाई दे रहा है। यकीन मानिए 2024 के इलेक्शन में इसका प्रभाव आपको दिखेगा। 23 सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर है। यह कमाल की बात है। वोटों का प्रतिशत गेन किया है बीजेपी ने, अच्छी उपस्थिति दर्ज कराई है, और 2024 में आप इसका रिफ्लेक्शन देखेंगे पंजाब में दिखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बार आप देख लें, प्रकाश सिंह बादल वो एक तरह से पितामह हैं, तीसरे नंबर पर, दूसरे पर बीजेपी। सुखबीर बादल पूर्व मुख्यमंत्री, तीसरे नंबर पर, दूसरे पर बीजेपी। फिर आपके चन्नी साहब दोनों जगह से हारते हैं, दूसरे पर बीजेपी। नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव हारते हैं, दूसरे पर बीजेपी। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले समय में अब परिवारवादी राजनीति का खात्मा होगा। और ये जो एनजीओ वाली पार्टी आ गई है, ठीक है, आई है तो सरकार बनाएगी, मेरी उनको बधाई भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि 24 में दिखाई देगा आपको कि वास्तव में क्या है हिंदुस्तान की राजनीति, बदलती हुई राजनीति क्या है, यह स्पष्टता दिखाई देने लगेगा। खालिस्तान मूवमेंट जिसको खत्म कर दिया गया था, उसके फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। पुनर्जीवित नहीं होगा, क्योंकि अब केंद्र में बड़ी मजबूत सत्ता है जी। और उस मजबूत सत्ता का प्रदेश के सत्ता के गलियारे में ठीक से प्रवेश भी हो गया है। आपको याद होगा कि मोदी जी ने किसान आंदोलन कहा था कि मैं राष्ट्रहित में वापस ले रहा हूं जी। इसका एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है, और इसका रिफ्लेक्शन आपको 2024 में मिलेगा, जब ये तमाम पार्टियां, क्योंकि परिवारवादी पार्टी का वहां सफाया हो रहा है, कांग्रेस कहां है ये आपको पता है। क्षणिक रूप से ट्रांजिशनल फेज में आम आदमी पार्टी आ गई है। 2024 के इलेक्शन में आपको समझ में आ जाएगा कि कहां हैं ये लोग। और उसके बाद ठीक है, बदलाव होता है तो ट्रांजिशनल फेज में ये सब छोटी मोटी चीजें होती हैं, तो वो थोड़े समय के लिए आप मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी आ गई है। आम आदमी पार्टी का मैं बहुत लंबा भविष्य नहीं देख रहा हूं। ये एनजीओ का ऑर्गेनाइजेशन है, इससे ज्यादा और क्या है। एनजीओ के अलावा और क्या है आम आदमी पार्टी। तो ये एनजीओ वाले धीरे धीरे स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, अभी वो सरकार बना रहे हैं, इसके लिए उनको बधाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने काफ़ी चीज़ें हमारे दर्शकों के सामने रख दी हैं, और आने वाले समय में क्या होता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।